नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे धामी की बात पर संपत्ति विवाद। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच पिछले कई सालों से चली आ रही परिसंपत्ति विवाद का मामला जल्द ही खत्म हो सकता है। ये उम्मीद इसलिए बढ़ गई है क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मसले पर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से हरिद्वार में सिंचाई के लिए गंग नहर से 665 क्यूसेक पानी जल्द देने की पैरवी की है। उन्होंने योगी को बद्री विशाल की प्रतिमा और स्थानीय उत्पाद भी भेंट किए हैं। इस दौरान दोनों मुख्यमंत्रियों ने परिसंपत्तियों के लंबित मामलों को जल्द हल करने की पहल भी की है। बता दें कि सीएम धामी लखनऊ पहुंचे और योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान दोनों राज्यों के बीच बंटवारे में रह गई संपत्तियों को लेकर मंत्रणा की है। धामी ने कहा कि हरिद्वार के 3 विकासखंडों के 74 गांवों की 18,280 हेक्टेयर असंचित भूमि में सिंचाई सुविधा नहीं है, राज्य सुविधा नहीं है और राज्य सरकार ने इकबालपुर, कनखल, जगजीतपुर नहर की क्षमता के विस्तार का निर्णय लिया है, जिस वजह से गंग नहर से 665 क्यूसेक पानी उत्तराखंड को दिया जाना जरूरी है। इसके साथ ही कई अन्य मसलों को सुलझाने की अपील सीएम धामी ने की है। सीएम धामी की इस पहल के बाद सत्ताधारी दल बीजेपी का मानना है कि जल्द ही परिसंपत्ति विवाद का मामला सुलझ जाएगा। वहीं विपक्ष ने अब तक डबल इंजन की सरकार में भी इस मसले के न सुलझने पर सरकार को जमकर घेरा है। अब सवाल यह है कि क्या धामी की मुलाकात से परिसंपत्ति विवाद सुलझ जाएगा? आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में परिसंपत्ति विवाद का मसला एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मसले पर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से हरिद्वार में सिंचाई के लिए गंग नहर से 665 क्यूसेक पानी जल्द देने की पैरवी की है। इसके साथ ही सीएम धामी ने टिहरी बांध से मिलने वाले 4,879 क्यूसेक अतिरिक्त पानी में से 665 क्यूसेक जल की मांग की है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम एवं औचित्यपूर्ण है जो टिहरी बांध से उपलब्ध होने वाले अतिरिक्त पानी का 13.5% मात्र है। धामी ने कहा कि यूपी की प्रस्तावित उपयोगिता 400 क्यूसेक पानी के पश्चात अवशेष उपलब्ध पानी से भी कम है, जिस पर सहमति यूपी शासन स्तर पर लंबित है। उन्होंने योगी से 665 क्यूसेक पानी की आपूर्ति उत्तरी गंग नहर से किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने का आग्रह किया। तो वहीं भाजपा को पूरी उम्मीद है कि जल्द ही परिसंपत्ति विवाद का मसला सुलझ जाएगा। इतनी बार भी मुख्यमंत्री जी मिले हैं, संपत्तियों का बंटवारे का मामला आगे बढ़ा है, हर बार कुछ ना कुछ समाधान निकला है। जो समाधान पहले नहीं निकल पाए वो अब आगे की वार्ता में निकलेंगे। निश्चित रूप से मैंने बताया ना, मुख्यमंत्री जी जितनी बार भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मिले हैं कुछ ना कुछ समाधान चीज़ों का हुआ है और जिन विषयों पर पिछली बार समाधान नहीं हो पाया था, अब जो वार्ता हुई उसमें उसका समाधान निकलेगा। बता दें कि धामी सरकार हरिद्वार के 3 विकासखंडों के 74 गांवों के 18,280 हेक्टेयर असिंचित भूमि में सिंचाई सुविधा को उपलब्ध कराने की योजना में लगी हुई है। इसके लिए राज्य सरकार ने इकबालपुर, कनखल और जगजीतपुर नहर की क्षमता के विस्तार का निर्णय लिया, जिस वजह से गंग नहर से 665 क्यूसेक पानी उत्तराखंड को दिए जाने का अनुरोध सीएम धामी ने योगी से किया है। वहीं कुछ दिन पहले ही सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीएम धामी सड़कों के गड्ढों को लेकर अधिकारियों से नाराज हुए थे। अधिकारी यूपी की सीमा का बहाना बनाकर सड़क का निर्माण नहीं कर रहे थे, जिसके बाद सीएम को सख्त लहजे में चेतावनी देनी पड़ी थी। वहीं डबल इंजन की सरकार में भी अब तक परिसंपत्ति विवाद का मसला न सुलझने पर विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। देखिए, 23 साल होगी राज्य बनाने का बड़ा ढिढोरा ये सरकार पीटती है, श्रेय लेना चाहती राज्य बनाने का, आज तक परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं कर पाई। डबल इंजन की सरकार है, ये डबल इंजन इनका फ्यूज इंजन है, सीज्ड इंजन है। ये इंजन बंद हो चुका है, सीज हो चुका है। इंजन नहीं चल रहा हो तो घर आ रहा है, खाली एक इंजन का खोखा रख दिया इन्होंने। और दोनों राज्यों में सरकार होने के बाद भी अगर राज्य की परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं कर पाते तो
तो ये भाजपा के लिए शर्म की बात है। परिसंपत्तियों के विवाद को लेकर के उत्तराखंड और यूपी में जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं खींचतान, ये बहुत ही दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसे चुनावी मुद्दा बना लिया है। पिछली बार भी हमने देखा, विधानसभा चुनाव से पहले पुष्कर सिंह धामी जी ने ये कहा कि हमने सब कुछ सेटल डाउन कर लिया है और हमारा अब कोई विवाद नहीं है। उसके बावजूद आज तक परिसंपत्तियों का जो मामला है वो यूपी और उत्तराखंड में लटका हुआ है। कहीं ना कहीं चुनाव के आने पर भारतीय जनता पार्टी परिसंपत्तियों वाले मामले का जो जिन है उसे बोतल से बाहर निकाल लेती है और चुनाव में इसका प्रभाव डालने की कोशिश करके वोट बैंक पे डाका डालने का काम करती है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले राज्य की परिसंपत्तियों का मामला एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। सीएम धामी की पहल से परिसंपत्ति विवाद के सुलझने की उम्मीद बढ़ गई है। सवाल ये है कि क्या सालों से चला आ रहा परिसंपत्ति विवाद अब सुलझ जाएगा? तो वहीं सवाल तो ये भी है कि जिन परिसंपत्तियों का उत्तराखंड राज्य को हस्तांतरण पर सहमति बन गई है, आखिर उनके स्थानांतरण के लिए अब तक शासनादेश क्यों नहीं दिया गया? अब ये देखना जरूरी है कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री की इस महत्वपूर्ण बैठक से अनसुलझे विवादों का हल कितनी जल्दी होगा और कब तक उत्तराखंड के लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और आज जो देवभूमि के दंगल में से मुद्दे को लेकर होगी विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले इनसे आपको हम रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ में आज संजीव वर्मा जी हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं। अंशुल श्रीकुंज जी हमारे साथ में है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। शिव प्रसाद सेमवाल जी हमारे साथ में हैं, संयोजक हैं राष्ट्रीय रीजनल पार्टी की ओर से। अजय शर्मा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और आगे और भी मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनसे भी हम आपका परिचय करवाएंगे। फिलहाल संजीव वर्मा जी के साथ में चर्चा की शुरुआत करते हैं। संजीव जी, देखिए, एक तरफ सीएम धामी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होती है कुछ अहम चीजों को लेकर। एक हम कह सकते हैं कि वो भी कहा जाता है कि भाई डबल इंजन की सरकार है, एक ही दल की सरकार है, तो इसके चलते विवाद कई सारे सुलझ जाने चाहिए। लेकिन एक मुद्दा जो नहीं सुलझा, जिसके चलते आपकी प्रदेश सरकार को सुनना पड़ता है, वो परिसंपत्ति विवाद का मुद्दा। विपक्षों को मौका मिलता है आप पर हमला बोलने का। आखिर ये परिसंपत्ति विवाद सुलझने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं अपने जो कांग्रेस के हमारे मित्र हैं जो केवल और केवल सवाल उठाने का जिनके पास जिम्मा है और केवल उत्तराखंड को बदनाम करने का, उत्तराखंड के लिए झूठ फैलाने का, भ्रम फैलाने का वो लगातार काम करते हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपके पास भी डबल इंजन की 5 साल सरकार रही थी, आपने इसमें कौन सा एक कदम भी आगे बढ़ाया जो आप इस तरह के अनर्गल बातें करते हैं। बात रही भारतीय जनता पार्टी की, तो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच जो परिसंपत्ति विवाद का मामला पिछले 2000 से जब से राज्य बना, जब से लंबित है, तो उस दिशा में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़े। अभी पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी की, श्री पुष्कर सिंह धामी जी की और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो वार्ता हुई थी, बहुत सार्थक वार्ता हुई थी और उसमें कई सारे मुद्दों का हल हुआ था। जो कुछ शेष मुद्दे उसमें बचे, उन मुद्दों के ऊपर भी लगातार चर्चा परिचर्चा चल रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड को आत्मनिर्भर स्टेट बनाने की दिशा में जिस तरह से नहीं, मुख्यमंत्री जी क्या कदम उठा रहे हैं हम उसको लेकर बात ही नहीं कर रहे हैं। हमने देखिए यही बात कहा ना कि परिसंपत्ति विवाद एक बचा हुआ है ना, और इसके चलते उत्तराखंड के लोगों को लाभ नहीं मिल रहा। तो जब सब ठीक है, अपनी ही डबल इंजन की सरकार है, तब दिक्कत क्या है? गरिमा जी, मैं आ रहा हूँ आपकी बात। हाँ, मैं जोड़ रही थी। गरिमा जी, देखिए, जो परिसंपत्तियों का बंटवारे का एक विषय है, ये ऐसा नहीं कि दो मुख्यमंत्री एक टेबल पर बैठे और दोनों के बीच किसी भी बात के ऊपर सहमति बनी और ऑन द स्पॉट अभी बैठे और 10 मिनट बाद बोल दिया कि हाँ आज से ये हो गया, ये हो गया। बहुत लंबी चौड़ी एक जो फाइलिंग प्रक्रिया होती है, जो एडमिनिस्ट्रेटिंग कुछ आदान प्रदान होता है फाइलों का, और बहुत सारी एक लीगल प्रोसेसिंग होती है,
तो मैं सोचता हूँ बहुत सार्थक बैठक हमारी पिछली बार भी हुई थी और आज भी बहुत सार्थक बैठक है हुई है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बात रखी है कि 665 क्यूसेक पानी जो गंग नहर से ये गंग नहर का विस्तार करते हुए लखसर, इकबालपुर और जगजीतपुर 16,200 हेक्टेयर भूमि की जिससे सिंचाई होगी, तो उसको आवश्यकता है इस ये वार्ता के पश्चात जब ये हस्तांतरण हो जाएगा, बातों के अंदर पूरी की पूरी एक सहमति बन जाएगी और ये जो एक वार्ता का क्रम है, जो अपना प्रशासनिक इसमें जो भी वो होती है लीगलिटीज, तो जब ये पूर्ण हो जाएगा तो हमारे किसानों को पूरी तरह से जल की आपूर्ति होगी, सिंचाई में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। और जिस तरह से हमारी सरकार लगातार चाहे यूरिया में सब्सिडी की बात हो, उन्नत बीज की बात हो, सॉइल टेस्टिंग की बात हो, किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे 0% पर 3 लाख रुपए तक का ऋण किसानों को देने की बात हो, हमारी सरकार लगातार किसानों के साथ है। आप गरिमा जी, आपको एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस की जब यहाँ पर सरकार थी, कांग्रेस की सरकारों में गन्ना मूल्य का भुगतान 4-4, 5-5 साल लटका रहता था। हमारी सरकार के आने के बाद गन्ना मूल्य का भुगतान इंस्टेंट, जिस साल का जो रुपये संपत्तियों के बंटवारे पे बात हो रही है, उपलब्धियां बांटे जा रहे हैं सर हमारे। जो रुपये का सीजन है उसी में गन्ना किसानों का भुगतान हमारी सरकार के द्वारा देखिए संजीव जी, मैंने आपको पहले भी रोका, अभी देखिए शिव प्रसाद जी भी वही बात कह रहे हैं। हम ये बात ही नहीं कर रहे कि बीजेपी क्या नहीं कर रही, हमने तो ये भी कह दिया कि भाई ठीक है, आप ही के हक में सारी चीजें। आज आप ये भी नहीं कह सकते कि हमें केंद्र सरकार से मदद नहीं मिल रही है, क्योंकि केंद्र में भी आप बैठे हैं। आप ये बिल्कुल आ रही हो शिव प्रसाद जी, आपके पास आती हो। आप ये भी नहीं कह सकते संजीव जी कि आपको अगर उत्तर प्रदेश के साथ परिसंपत्ति विवाद का मामला है तो मदद नहीं मिलेगी। आप में क्योंकि डबल इंजन नहीं, यहां तो ट्रिपल इंजन की सरकार कह लीजिए भाई, आपके प्रदेश में भी आपकी है, केंद्र में भी आपकी है, और जिस प्रदेश के साथ मसला है वहां पर भी आपकी है, यानी पूरा सहयोग होगा। फिर आखिर ये विवाद खत्म क्यों नहीं होता, जो खत्म होने से उत्तराखंड की जनता लाभान्वित होने वाली है? इस पर भी काम होना चाहिए, मुद्दे की बात यह है। खैर, आपके पास फिर से आएंगे, लेकिन उससे पहले अभी शिव प्रसाद सेमवाल साहब है, संयोजक है राष्ट्रीय रीजनल पार्टी की ओर से। शिव प्रसाद जी, क्या कह रहे हैं आप? मुझे जब भी आप लोग इस तरीके के टॉपिक करते हो ना, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। तो ये लोग जो है, एक तो आपका भी टाइम खराब करते हैं, हमारा भी टाइम खराब करते हैं। इतना टाइम थोड़ी होता है किसी के पास। इन्होंने इतनी बदतमीजी कर रखी है पिछले 20-22 सालों में कि मतलब मन करता है क्या तो आपने करी जो आपको यूपीटी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। सर बेकार की बातें क्यों कर रहे हो, फिर वही बात। ठीक है संजीव जी और शिव प्रसाद जी, देखिए पहले तो आपस में डिबेट मत करिए और एक दूसरे के लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करिए, इतना ध्यान रखिए। आप सभी लोग सम्मानित लोग हैं। शिव प्रसाद जी कंटिन्यू करिए। शिव प्रसाद हो गई यार, कोई तुम्हें देखेगा क्यों? चैनल ये तुम्हारी बकवास सुनने के लिए देखेगा क्या? जो टॉपिक है वो बात तो सुनने। शिव प्रसाद जी ठीक है, मैंने उनको रोका ना। शिव प्रसाद जी हो गया, शुरू करिए। शिव प्रसाद जी। संजीव जी को पीछे धकेलने के लिए आप पूरी तरह माइक करो म्यूट। संजीव जी आप मत बोलिए बीच में। मैंने जब आप बोल रहे थे वो नहीं बोले, मैंने उनको भी रोका, अब वो बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। आपके पास आऊंगी, आपको जो बोलना है काउंटर में बोलिएगा। हाँ शिव प्रसाद जी कंटिन्यू करिए, और प्लीज किसी के लिए भी अपशब्दों का इस्तेमाल मत करिए सर। मैडम, मैं अपशब्दों को तो बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने इतनी वो मचा रखी है। ये मेरे पास आरटीआई की डॉक्यूमेंट है, जो आपकी स्क्रीन पे लगातार अलकनंदा होटल की चीजें दिखाई जा रही है। हाँ। और एक एक चीज के मेरे पास आरटीआई में एविडेंस है, एक एक चीज के आरटीआई में डॉक्यूमेंट है। इन्होंने पूरा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के हाथों में बेच खाया है, पूरा उत्तराखंड। चाहे आप अलकनंदा होटल की बात ले लो, इन्होंने कहा अलकनंदा होटल जो है हमने परिसंपत्ति का बंटवारा कर दिया। अरे अलकनंदा होटल की जगह जो हमारा होटल था, उसकी जगह आपने इनको जमीन क्यों दी? इनके पास जवाब है कोई कि क्यों जमीन दी? दूसरी बात है मैडम, रोडवेज में इन्होंने हमें 100 करोड़ रुपए दिए, 700 करोड़ रुपए की देनदारी उत्तर प्रदेश की बनती थी। मेरे पास एक एक चीज का एविडेंस है। 700 करोड़ की देनदारी बनती थी, हाई कोर्ट ने बोला कि 700 करोड़ रुपए उत्तराखंड को दो। इन्होंने मात्र 205 करोड़ रुपए दिए, वो भी 14 साल बाद। इनको बोला जाए कि 205 करोड़ रुपए आपने 14 साल बाद दिए, उसका ब्याज ही कितना होता है, कितने गुना ज्यादा हो गया होगा 205 करोड़ रुपए। लेकिन एक तो 700 करोड़ रुपए देने के हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद उत्तराखंड सरकार
मात्र 205 करोड़ रुपए लेने पे ही इन्होंने बोल दिया हाँ जी ठीक है, हो गया, हमारा बंटवारा हो गया। ये क्या बंटवारा हो गया भाई? तुमने कहा कि अलकनंदा होटल हमारा बंटवारा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, क्या बंटवारा हुआ? तुमने जमीन क्यों दी उनको? तीसरी बात मैडम, एक बहुत गंभीर बात है, हम लोग इसको अपने सड़कों पे भी उठाएंगे और इसको बड़ी जिम्मेदारी से उठाएंगे। टिहरी डैम, जिसने टॉपिक पे आपने जिसके कारण से रखा है, हाँ। आज की ये अमर उजाला है मैडम। देखो, धामी ने योगी से हरिद्वार में सिंचाई के लिए 665 क्यूसेक पानी मांगा। क्यों मांगा? डैम हमारा, पानी हमारा, नदियां हमारी, पहाड़ हमारे, और मांग तुम उत्तर प्रदेश से रहे हो। पानी हमारे यहां से जा रहा है और ये मांग उत्तर प्रदेश से रहे कि साहब हमें 665 क्यूसेक जो है पानी दे दो। क्या बदतमीजी है मैडम। एक महत्वपूर्ण बात बता सर, रहा हूं लेकिन परिसंपत्ति का विवाद है, जब राज्यों में बंटवारा हुआ, इसको बदतमीजी कहना ठीक नहीं होगा। इसको बदतमीजी कहना ठीक नहीं होगा। जब एक चीज विवादित होती है ना, तो उसमें चीजें फंसती है, या आप भी समझेंगे। डॉक्यूमेंट है, मैं बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आज से 2017 में फाइनल आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि टिहरी डैम उत्तराखंड का है, इसको लौटाओ 4 महीने के अंदर। चाहे तो कोई भी गूगल करके देख सकता है, और डॉक्यूमेंट मांगने हैं तो मुझसे मांग ले। 2017 में 4 महीने की आदेश दिया था कि 4 महीने के अंदर अंदर जो है ये उत्तराखंड को दे दो वापस। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल आदेश दिया था। उसके बावजूद उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार क्या बोले जब सुप्रीम कोर्ट में केस हार गया उत्तर प्रदेश, कि जी हम तो आपस में बैठ के बात कर लेंगे। और 2017-18 से आज तक नहीं हुआ। और आज के अखबार में आप जनता को यह हेडिंग पढ़ने को मिल रही है कि धामी ने योगी से हरिद्वार में सिंचाई के लिए 665 क्यूसेक पानी मांगा। अरे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन कर देते तो ना पानी मांगना पड़ता, ना बिजली मांगना पड़ता, ना कुछ मांगना पड़ता। हाँ। डैम हमारा, पानी यूपी से मांगो, जमीन हमारी और लैंड तुम उत्तर प्रदेश को बांटो। 700 करोड़ रुपए की देनदारी के लिए हाईकोर्ट आदेश करता है परिवहन निगम को, और आप केवल 205 करोड़ रुपए लेकर के बोलते हो कि जी हमारा परिसंपत्ति का बंटवारा हो गया। मैडम, ये उत्तराखंड को लूटने के लिए बैठे हैं। उत्तराखंड आज की डेट में उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकारों का गुलाम बन के रह गया है, उपनिवेश बन के रह गया है। जब हमारा देश मैडम परतंत्र था ना, तो तब भी क्या माध्यम था कि बाहर से शासन होता था और सारे संसाधन बाहर चले जाते थे। आज भी उत्तराखंड से बाहर से शासन हो रहा है और सारे संसाधन उत्तराखंड के जो है बाहर चले जा रहे हैं। हमारा उत्तराखंड आज भी उत्तर प्रदेश और दिल्ली का गुलाम बन के रह गया है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हमारे फेवर में आदेश कर रहे हैं, ये हमारे हित बांट के बेच रहे हैं। ऊपर से हमको इन्होंने भिखारी बना दिया कि हमें उत्तर प्रदेश से मांगना पड़ रहा है पानी और बिजली। ये क्या बदतमीजी है मैडम। इनके लिए सड़कों पे लड़ना चाहिए। और जहां तक आप डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बात कर रहे हैं मैडम, जी, सबसे बड़ा नुकसान हुआ है डबल इंजन ट्रिपल इंजन से, क्योंकि ऊपर इनके आका बैठे हुए हैं, ऊपर इनके टिकट देने वाले लोग बैठे हैं, जिनकी रहमो करम पे इनकी कुर्सियां टिकी हुई हैं उत्तराखंड में। ये अब 5 सीटें हैं मैडम उत्तराखंड की, केवल संसद में 5 सीटें रहें कि जाएं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है दिल्ली का रास्ता, इसलिए ये उत्तर प्रदेश के आगे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। अच्छा, हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, और उत्तर प्रदेश के हाथों इन्होंने पूरा उत्तराखंड बेच खाया है। सर, लेकिन अगर ऐसा होता तो आपके देश के प्रधानमंत्री आपके प्रदेश के दौरे पर इतने बार आते क्या? ये कहना कि सीटों के लिहाज से ठीक है, मैं मानती हूं कि सीटें किसी प्रदेश में कम, किसी प्रदेश में ज्यादा, लेकिन ये कह देना, एक अपने प्रदेश के नागरिक होने के नाते भी सोचिए, क्या आपके प्रदेश में सुविधाएं नहीं है? एक सेकंड सर, आप बीच में मत बोलो, मुझे बोलने दो ना पहले। भाई साहब, वर्मा जी प्लीज। ठीक है, संजीव जी इनको बोलने वर्मा जी दीजिए। प्लीज, बीच में मत बोलो। मैं कह रहा हूं मैडम, उत्तराखंड इसलिए नहीं आते कि उत्तराखंड से प्रेम है, इसलिए आते हैं कि उत्तराखंड का जो एक भौगोलिक भूभाग है वो चाइना और नेपाल से बिल्कुल सटा हुआ है। सारी सड़कें, ऑल वेदर से लेके सारी चीजें, नंबर 1 कारण। और नंबर 2 कारण, यहाँ पे 4 धाम है। सारा देश उत्तराखंड आता है, केवल मोदी जी नहीं आते। यहां से हिंदुत्व की जो लहर पैदा होती है, सिर्फ उसके लिए उत्तराखंड आते हैं। जो हिंदुत्व के एजेंडे पे इन्होंने पूरे देश में झगड़ा करा रखा है, सिर्फ उसका मैसेज देने के लिए उत्तराखंड आते हैं, और कोई कारण नहीं है। अगर कोई कारण होता तो भ्रष्टाचार से लेकर के तमाम कार्रवाइयों पे आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हमारी परिसंपत्तियों का बंटवारा 22-23 साल बाद क्यों लटका हुआ है? तीसरी बार सरकार बन रही है भाजपा की यहाँ पे। ठीक है। देखिए इस बात को लेकर विपक्षी सवाल कर रहे हैं वो ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे और मेहमान है। देखिए शिव प्रसाद जी, लास्ट पॉइंट मैडम, 2000 में इंटरिम गवर्नमेंट बनी, फिर 2007 में इनकी गवर्नमेंट बनी, फिर 2012 में इनकी गवर्नमेंट बनी, फिर 2022 में इनकी गवर्नमेंट बनी। अरे और क्या चाहिए? ट्रिपल इंजन दे दिया, प्रचंड बहुमत दे दिया, सब कुछ दे दिया, बच्चे की जान लोगे। क्या चाहिए उत्तराखंड से? क्योंकि उत्तराखंड तुम्हें लूटने के लिए मिला हुआ है। ये कलेक्शन सेंटर बन के रह गया उत्तराखंड, उपनिवेश बन के रह गया, इसलिए आपका यहाँ पे इंटरेस्ट है।
और कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है सर, आपके पास आएंगे अभी। ठीक है, आपके पास आते हैं। आपने पॉइंट्स बहुत बड़े रखे इसको लेकर। अभी हम संजीव जी से ही जवाब लेंगे। संजीव जी, माफी चाहती हूं, मैं आपके पास आऊंगी, आप सब कुछ बोलिएगा, और मेहमान भी तो चर्चा में है, इनकी प्रतिक्रिया भी जरूरी, आधा वक्त होने को है। हमारे साथ में अंशुल जी जुड़े हुए हैं, अजय शर्मा जी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार है, उमर सिसोदिया जी अभी जुड़ चुकी हैं, आम आदमी पार्टी की नेता है। आप सभी का भी चर्चा में स्वागत है। एक एक करके आगे बढ़ेंगे। अंशुल जी के पास मैं जाऊंगी पहले। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है अंशुल जी, विपक्षी कह रहे हैं परिसंपत्ति विवाद आखिर क्यों हल नहीं हुआ। जब संजीव जी से मैंने सवाल किया तो संजीव जी अपने सवाल के जवाब में कहते भी हैं कि भाई अंशुल जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, या विपक्षी ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन मैं तो हर चीज को बीजेपी के हक में मान रही हूं कि भाई सब आपका है। फिर ये अगर नहीं सुलझा रहे तो इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि परिसंपत्ति विवाद से फायदा तो आखिरकार होना अपना ही है ना, उत्तराखंड का ही फायदा होगा। और अब तो जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उत्तराखंड गए थे तब उन्होंने कहा था कि दोनों के बीच में जो जगह को लेकर है, चाहे वो रेस्ट हाउस को लेकर जो जगह की बात थी वो उसमें भी चीजें बिल्कुल अच्छी निकल कर आई थी। तो फिर आखिर ये परिसंपत्ति विवाद का मामला सुलझने का नाम क्यों नहीं लेता? देखिए गरिमा जी, हाँ, परिसंपत्तियों पर सबसे ज्यादा सवाल भारतीय जनता पार्टी से इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि जब इस राज्य का गठन हुआ तब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अच्छा। और भाजपा के हमारे मित्र जो इस राज्य में हैं वो कोई मौका नहीं चूकते इसका श्रेय लेने में। हालांकि श्रेय इनका नहीं है, इस राज्य के लोगों ने लंबा संघर्ष किया और सरकारों को झुकना पड़ा उनके सामने, तब इस राज्य का गठन हुआ, लंबे बलिदान के बाद गठन हुआ। दूसरा सवाल यह है कि आज इनसे क्यों पूछा जाता है। 2017 से ट्रिपल इंजन की सरकार है इस देश में, इस राज्य में भी है, पड़ोसी राज्य में भी है और केंद्र में भी है। केंद्र में तो उससे पहले से है, लेकिन अगर डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की बात करें तो 2017 से है। मैं आपको एक तारीख याद दिलाता हूं, नवंबर 2021 यानी आज से ठीक 2 वर्ष पहले ऐसा ही एक फोटो ऑप हुआ था, फोटो अपॉर्चुनिटी हुई थी, जब इस राज्य के मुख्यमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्रियों ने बैठकर ये कहा था कि हमने परिसंपत्तियों का बंटवारा कर दिया है। उस समय 380 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित करने की बात हुई थी और 348 भवन इस राज्य को हस्तांतरित करने की बात हुई थी। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने भी एक आपके इस डिबेट में कहा कि ये संपत्तियां 10 मिनट में नहीं बढ़ सकती है, 2 साल में तो बढ़ सकती है। चलो 2 साल में भी नहीं बढ़ सकती, 2 साल में 1 इंच जमीन तो हस्तांतरित हो सकती है। उसके एवज में आपने क्या किया, जिसका जिक्र भी सेमवाल जी कर रहे थे, हरिद्वार में एक शानदार बना हुआ होटल था जो वर्षों से उत्तर प्रदेश चला रहा था, उसको आपने वापस लेने का एक बहुत बड़ा स्वांग रचा कि हमारी ये सफलता है कि हमने उत्तर प्रदेश से वो होटल वापस ले लिया। उससे दुगनी जमीन आपने उत्तर प्रदेश को दे दी और उस न केवल जमीन दी, उनका होटल बनने के लिए आपने नियमों को शिथिल कर दिया। उत्तराखंड राज्य का आदमी यदि कोई होटल बनाता है हरिद्वार में तो उसके लिए एनजीटी आगे आ जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश का शानदार आलीशान होटल बनके तैयार हो गया, कोई एनजीटी सामने नहीं आई। मैं पूछना चाहता हूं क्या फायदा हुआ उससे उत्तराखंड को? आज उत्तर प्रदेश ने करोड़ों रुपए की कीमत उस होटल को एक प्राइवेट पार्टी को दे दिया है। आपके राज्य का क्या फायदा हो रहा है? तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं। अब आज ये बात कर रहे हैं कि भाई जगजीतपुर और लक्सर के लिए हम सिंचाई की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं इसी हरिद्वार से आता हूं जहां की ये बात कर रहे हैं। भाई लक्सर में जो बड़ी गंगा है वो ज्यादा करीब है, गंग नहर तो बहुत दूर है उससे, गंग नहर तो रुड़की से निकल जाती है, और जबकि बड़ी गंगा लक्सर छूकर निकलती है। यदि आपको सिंचाई की इतनी चिंता है तो आप उसका क्यों नहीं उपयोग करते? नहीं तो ये अगर मुलाकात कर इस चीज को लेकर गंगा नहर से इतने क्यूसेक पानी की बात हुई तो ये क्यों हुई? फिर धामी जी को क्या जरूरत थी? उसके आगे आता हूं मैं। जुलाई 2022 में चंपावत में धामी जी ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि चंपावत में इसी परिसंपत्तियों बंटवारे से लेकर दिया था और कहा था कि बहुत जल्द जो है एडवेंचर पार्क बनेगा। मैं पूछना चाहता हूं अपने मित्र से क्या प्रकृति है उसकी? ये असल में इसलिए है कि क्योंकि जिस तारीख का मैंने जिक्र किया नवंबर 2021 में, उसके तुरंत बाद राज्य में विधानसभा के चुनाव आने थे 2022 की शुरुआत। उस चुनाव में लाभ लेने के लिए ये ऐसे बयान देते हैं। अब क्योंकि सामने लोकसभा का चुनाव है और मुख्यमंत्री जी पूरे देश और विश्व के भ्रमण पर हैं, लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो विषयांतर हो जाएगा। ठीक है अंशुल जी, ठीक है, आप कह सकते हैं, आप इस बात को कह सकते हैं। मैंने भी शुरुआत जब अपनी चर्चा की इसी बात के साथ की कि आखिर ट्रिपल इंजन की जो सरकार है आपकी मदद क्यों नहीं कर पा रही है। लेकिन देखिए एक क्वेश्चन मार्क
आपके ऊपर भी है, एक क्वेश्चन आपसे भी उठ रहा है और वो ये है कि भाई कांग्रेस पार्टी को भी जनता ने मौका दिया था, अगर मौका दिया तो आपने उस मौके को क्यों नहीं भुनाया? पर संपत्ति विवाद को आप सुलझाकर कहीं ना कहीं एक क्रेडिट भी हासिल कर सकते थे, ये मौका दिया था आपको उत्तराखंड की जनता ने, लेकिन उस वक्त आपने भी इस चीज को लेकर काम नहीं किया। अंशुल जी से हमने बात की। देखिए अंशुल जी, मैंने वही बात कही ना कि कांग्रेस पार्टी को भी उत्तराखंड की जनता ने स्वीकारा है। देखिए अगर आम आदमी पार्टी को लेकर अब इस बात के लिए हम सवाल करें तो ठीक नहीं होगा, लेकिन बीजेपी कांग्रेस यही होता रहा है उत्तराखंड में। अब आम आदमी पार्टी नहीं है, आम आदमी पार्टी अपनी जमीन तलाश रही है, तो इस मुद्दे पर उनकी क्या राय है, क्यों आखिर ये मुद्दा सॉल्व नहीं हो रहा, इसको लेकर हम उमा जी से बात करते हैं। उमा जी, परिसंपत्ति विवाद उत्तराखंड के लिए बड़ा मुद्दा रहा है जो अनसुलझा है, और देखिए अब जब धामी और योगी की मुलाकात हुई है, क्या ये विवाद सुलझेगा? क्या ये कहानी खत्म होगी इस मुलाकात के बाद? मुलाकात के बाद खत्म नहीं होगी। एक वो शेर है ना कि मुलाकातों का सिलसिला क्या है। वजह और हो ये सकती है कि आखिर जब सब कुछ ठीक है फिर भी खत्म करने की कोशिश नहीं हो रही? उमा जी, 2 साल पहले भी हमने एक बड़ा बेहतरीन रोड शो देखा था जिसमें एक ट्रक के ऊपर धामी जी चढ़े हुए थे और ढोल नगाड़े बज रहे थे, गले में बहुत सारी मालाएं थी और मीडिया चारों तरफ था, और बड़े जोशो खरोश के साथ ये कहा गया था कि सारा संपत्तियों का जो विवाद है, परिसंपत्ति विवाद है, वो बिल्कुल सुलझा लिया गया है। चुनाव से पहले का वो सीन था। अभी इसी बात को अंशुल जी भी बता रहे थे। वो चुनाव से पहले का बहुत खूबसूरत सीन था। जो अब आप ट्रक के ऊपर लदे हुए हैं, सारे नेतागण आसपास खड़े हैं और सामने जो कार्यकर्ता है वो ढोल नगाड़ों की थाप पर नृत्य करते हुए आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कहीं से विजय रथ निकल के धामी जी का आ रहा है कि हम लोगों ने परिसंपत्ति विवाद जो है सुलझा लिया। उस समय भी मैं आपके चैनल पे और दूसरे तमाम चैनल पे हम लोग डिबेट में बैठे और तब भी वही था। आज भी जस की तस स्थिति बनी हुई है। ना परिसंपत्ति विवाद उस दिन सुलझा था और ना आज सुलझेगा। सबसे बड़ा कारण ये है कि आप लोगों को टाइम ही नहीं है, फुर्सत नहीं है, काम नहीं करना चाहते। कर्मण्यता का भ्रष्टाचार है। आपको लगता है कि हो जाएगा, कर लेंगे, अगली गवर्नमेंट देख लेगी, ठीक है 4 महीने बाद इस बात पे बात कर लेंगे। उससे पहले दूसरे बहुत सारे मुद्दे हैं, चलो इन पे बात कर लेते हैं। बहुत सारे मुद्दे क्या है, वो आपका यूसीसी का मुद्दा है, मजारों का मुद्दा है और तमाम जो इनके एजेंडे के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे हैं जिन पे इनको लगता है कि आज ही और अभी बात होना बहुत जरूरी है। और इनको ये मतलब पहली ही कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे का पास होना बहुत जरूरी है। इनके अपने प्रायोरिटीज हैं। मेरा कहने का मतलब बीजेपी सरकार की अपनी प्रायोरिटीज हैं और वो अपने प्रायोरिटीज के हिसाब से बात करते हैं। परिसंपत्ति विवाद जो है वो इनके प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि योगी जी की सरकार है, चाहे केंद्र में मोदी जी की सरकार है, यहाँ पे आपकी सरकार है। ट्रिपल इंजन का कितने भी इंजन आप लगा दीजिए, जब आप काम ही नहीं करना चाहेंगे तो आप कितने भी इंजन की फोर्स लगाइए, काम नहीं होगा, क्योंकि ये किसी की भी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ नहीं, प्रायोरिटी में ना रखना भी तो मुझे लगता है जानबूझ के ही हुआ ना, फिर वो मतलब क्या है? देखिए मतलब ये है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसपे भ्रष्टाचार की और जिसपे क्वेश्चन उठने की बहुत सारी गुंजाइश है। एक बात हमारे यहाँ कही जाती है कि जो व्यक्ति काम करेगा क्वेश्चन उसी से होगा, जो काम ही नहीं करेगा ना काम करो ना गलती हो। हाँ। बस बातें खत्म हो जाती है। फिर कहीं काम करेंगे, कहीं परिसंपत्तियों को बांटने बैठेंगे, कहीं थोड़ा कहीं ज्यादा चलेगी, कहीं कम चलेगी, तो क्वेश्चन उठेंगे तो बेटर है कि इसको छोड़ दो, ठंडे बस्ते में डाले रखो। जब कोई थोड़ा हो हल्ला मचेगा फिर एक आध बैठक करके दिखा देंगे, उसके बाद फिर इसको ठंडे बस्ते में डाल देंगे। और हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, इमोशनल मुद्दे हैं, जनता को गर्म करने के और जनता के बीच में सुगबुगाहट रखने के लिए कि उत्तराखंड में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि आप करना नहीं चाहते, आप इस ज्वलंत मुद्दे पर हाथ नहीं डालना चाहते हैं, कोई भी सरकार नहीं डालना चाहती। लग रहा है कि जैसा चल रहा है चलने दीजिए, क्या फर्क क्या पड़ता है अगर कोई जमीन उत्तर प्रदेश के पास है कि उत्तराखंड के पास है, जमीन तो वहीं पर है ना। इस तरह की मेंटेलिटी हमारे नेताओं की हो गई है कि आप करना ही नहीं चाहते, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात, उत्तराखंड इतना अखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ प्रदेश इस समय बन चुका है। चाहे हम कितने भी घोटाले लें, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे बीजेपी के, किसी के भी कितने भी घोटाले लें, हर सरकार को ये लगता है कि यार 5 साल के बाद सरकार घोटाले के बारे में आपका क्या कहना है? हम लोग बेटर है कि हम घोटाले के बारे में आपका क्या कहना है? ठीक है उमा जी आते हैं आपके पास, लौटेंगे अब अजय जी के पास जाते हैं। अजय जी, उमा जी मैं आऊंगी आपके पास, फिर से आऊंगी। उमा जी, अजय जी हमारे साथ में जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं अजय जी। हाँ अजय जी, देखिए ये मुद्दा है जिस पर अभी एक तरफ शिव प्रसाद जी थे, उनका भी यही कहना है कि भाई ये सुलझाना नहीं चाहते। उमा जी कह रही है कि भाई ये
कलई खुली तो बहुत कुछ निकल कर सामने आ जाएगा। ये वो मुद्दा है जिसमें कई चेहरों से पर्दा हट जाएगा, कई भ्रष्टाचार से पर्दा हट जाएगा। लेकिन ऐसा क्या है परिसंपत्ति विवाद में? और कहीं ना कहीं अगर ये मुद्दा सॉल्व होता है तो मतलब अगर मैं एक जनरल ओपिनियन दूं तो यही है कि भाई फायदा भी उस सरकार को, उस गवर्नमेंट को मिलेगा जो ये कराएगा। और अब तो आपके पास मौका है, सब जगह आपकी चल रही है, आप ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो ये सुलझाकर क्रेडिट क्यों नहीं लेते? मतलब सोचिए, एक बड़ा मुद्दा, उसको सुलझाने की भी कोई कोशिश नहीं कर रहा है। अजय जी, इसके पीछे की क्या वजह, क्या कारण है मुख्य? अनम्यूट कर लीजिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अजय जी, आवाज मिल रही है? जी, मुझे आवाज आई। अब जी आपको बोलिए, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बताइए, शुरू करें सर। जी देखिए, मैंने सभी को सुना और मैं जितना मैं समझ पाया हूँ, मुझे ऐसा लगता है उमा सिसोदिया जी काफी हद तक सही कह रही हैं, और जो शिव प्रसाद जी हैं जो आरकेपी के हैं उत्तराखंड के, वो बात सही है उनकी। देखिए, जब हमारे पास में राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होती है तब इस तरह की चीजें बनती हैं, और जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अफसर काम करते हैं इन मंत्रालयों में जिनके थ्रू ये सारे काम होते हैं, यदि वो काम ही ना करना चाहे तो फिर काम होगा कैसे? ये है। यदि हम राज्य पुनर्गठन आयोग की हम बात करते हैं, यदि उसके ऊपर हम काम करें तो शायद चीजें थोड़ी सुलझ जाए। लेकिन अगर आप उसके ऊपर काम ही नहीं कर रहे हैं और आप सिर्फ जो है बातचीत कर रहे हैं, तो बातचीत का दौर जारी रहने से सब कुछ होने वाला है नहीं। यदि हम दूसरे राज्यों के बारे में भी सोचें, हरियाणा पंजाब का पानी का मामला आज तक नहीं सुलझा है, वो आज तक बदस्तूर जारी है, मीटिंग चलती रहती है, पानी को लेकर विवाद चलता रहता है। ऐसा ही ये दो राज्यों के बीच में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को लेकर भी चल रहा है, और ये रहेगा ऐसा। तो ये सबसे बड़ी बात जो है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने हाथ नहीं जलाना चाहती कि फ्यूचर में कभी इस तरह की कोई विवाद ऐसा हो जाए। हाँ। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर हाथ रखेगी, तुरंत कांग्रेस पार्टी उसकी कटु आलोचना शुरू कर देगी, आम आदमी पार्टी भी इसके अंदर कूद पड़ेगी, इसमें ये खराब है, ये गलत है, ऐसा कुछ है, क्योंकि तब ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जाएगी। तो जब हमारे देश के अंदर राजनीति ऐसी है कि जब हम विरोध की राजनीति करते हैं या आलोचना की राजनीति करते हैं, तो जो भी पार्टी सत्ता में होती है वो इससे बचती है। तो यहाँ पर ये जो इसके लिए अगर आज हमारे उत्तराखंड को कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, या सिर्फ पर मेंटेनेंस का पैसा आता है पानी का, या हम डैम की बात करें या किसी परियोजना की बात कर ले हम, या चाहे रोडवेज की बात है या सिंचाई विभाग की बात है, इसके लिए सभी पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार हैं। क्योंकि अगर एक पार्टी करना चाहिए तो दूसरी पार्टी उसकी इतनी आलोचना कर देगी कि उसको लगेगा कि यार हम इस पर हाथ क्यों चलाएं। तो इसके लिए पार्टी जिम्मेदार है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार है मौजूदा समय में, और यदि अब तो जो है आम आदमी पार्टी भी वहां पर अपनी ताल ठोक रही है, तो उसको भी देखना पड़ता है कि भाई ये कितनी आलोचना करेगी। चुनावी वर्ष है, लोकसभा चुनाव होने हैं, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहेगी जिसका नुकसान उसको जो है चुनाव में उठाना पड़े। सिर्फ इतना जरूर दिखा रही है कि हम कुछ कर रहे हैं, बात चल रही है, जिससे कि एक मैसेज डिलीवर हो। लेकिन वही ना कि सुलझने का नाम नहीं ले रहा है मैटर, और आज ऐसा तो नहीं है कि आज का है। बिल्कुल ठीक कहा था अभी अंशुल जी ने इस मामले में कि भाई मानते हैं 2 दिन में नहीं सुलझ सकता, लेकिन 2 साल तो बहुत है। ठीक है, देखिए छोटी सी चीज है, जैसे अभी 33% आरक्षण महिलाओं को राजनीति में मिला, उसमें सभी पार्टियों ने सहमति जताई। ऐसे ही यदि इस परिसंपत्ति विवाद पर सभी पॉलिटिकल पार्टी एक मत हो जाए, एक साथ खड़ी हो जाए कि हाँ उत्तराखंड को मिलना चाहिए और हम सहमत हैं, आप इसको सॉल्व कीजिए, हम में से कोई भी इसकी आलोचना नहीं करेगा, तब तो ये मामला सॉल्व होगा। अन्यथा बिल्कुल सॉल्व नहीं होगा, एक दूसरे की सिर्फ टांग खिंचाई होती रहेगी, जैसे कि केकड़े वाली लड़ाई में होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे, संजीव जी के पास जाएंगे, इसके बाद शिव प्रसाद जी के पास। अच्छा, शिव प्रसाद जी को सुन लेते हैं। संजीव जी, इसके बाद मैं आऊंगी, सभी के जवाब आपसे लूंगी। शिव प्रसाद जी, जल्दी से आप पहले कंप्लीट कर लीजिए। मैडम, ऐसा होता है कि जैसे अजय शर्मा जी बोल रहे थे ना कि एक पार्टी आलोचना करेगी अगर एक पार्टी काम करने लगे। दरअसल इस वाले पर्टिकुलर केस में ऐसा नहीं। इस पर्टिकुलर केस में ऐसा है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों का डीएनए एक है। भाजपा और कांग्रेस दोनों उत्तराखंड से बाहर से संचालित होती है। भाजपा और कांग्रेस दोनों का वोट बैंक उत्तर प्रदेश से गवर्न होता है सेंटर में सरकार बनाने के लिए। इसलिए ये दोनों पार्टियां एक बात पे एक मत हैं कि उत्तराखंड का भला नहीं होने देना है। ये बात है, एक भी पार्टी करना चाहे तो दूसरी पार्टी कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि उसको यहाँ सरकार से थोड़ी बाहर होना है।
कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन उसको पता है कि जो सत्ता में रहेगी, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, कोई भी, वो क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी उसे सरकार चलानी है और वहां ज्यादा सांसद है, यहाँ तो 5 सांसद है, यहाँ रहे या जाए 5 आपको लगता है कि क्या ये मसला हो सकता है इसके पीछे? मैडम मेरे पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है और सारे एक एक प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट आरटीआई में है मेरे पास अलमारी में, एक एक प्रोजेक्ट के, और मेरे पास हर एक की कहानी आप ही लगाओ ना। 1000 करोड़ रुपए का राजस्व देने वाला टिहरी बैंक, वो टिहरी डैम, सालाना 1000 करोड़ का जिससे राजस्व मिलता है और जिसपे उत्तराखंड का ही हक है। कोई मुझे बता दे कि अभी तक 22 साल बाद भी क्यों भाई उत्तराखंड को नहीं मिला? क्या कारण है भाई? क्या कारण है? 1000 करोड़ रुपए का राजस्व उत्तर प्रदेश ले रहा है, उसके मजे ले रहा है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को क्यों नहीं मिल रहा है? मुझे बता दे कोई भी पार्टी की क्या दिक्कत है? ठीक है, इस पर डैम हमारा, विस्थापन हमारा, जमीन हमारी, पानी हमारा, नदी हमारी। मैडम और एक चीज और बात बताऊं, अभी जो भाजपा सरकार है ये जानबूझ करके उत्तराखंड की परिसंपत्तियों को नीलाम कर रही है, जानबूझ करके बोल रही है। जैसे 4000 हेक्टेयर जमीन है जो उत्तर प्रदेश के कब्जे में है, लेकिन आज के अखबार में क्या छपा हुआ है? 615 हेक्टेयर जमीन है और 348 आवासीय और 167 गैर आवासीय भवन है। उठा के देख लो सिंचाई विभाग की कितनी जमीनें, डॉक्यूमेंट उठा के देख लो, गूगल उठा के देख लो, कुछ तो कर लो। कोई मानने को राजी नहीं है मैम। पूरा आप ही लगा लो कि जहां 13, अगर इनकी बात भी लगा ली जाए कि हरिद्वार में 1300 हेक्टेयर लैंड केवल कुंभ के इलाके की उत्तर प्रदेश के कब्जे में है। अरे जब हरिद्वार आपने हमको दे दिया कि जी हरिद्वार तुम्हारा है, सरकार वहां हमारी है, तो जमीन उत्तर प्रदेश की क्यों है भाई? ऐसा कौन सा लफड़ा है कि जमीन में जो बोल रहे हैं कि कुंभ तो उत्तर प्रदेश की सीमा से कितना अंदर है, क्यों नहीं हो रहा है बंटवारा? उत्तर प्रदेश आवास विकास समिति, जो आवास विकास विभाग की यहाँ पे नेहरू कॉलोनी देहरादून में जो लैंड है, उत्तर प्रदेश से कितने 100 किलोमीटर दूर है ये देहरादून, और उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश आवास विकास विभाग का कब्जा क्यों है भाई उत्तराखंड की इन जमीनों पर? कोई बोलने को तैयार है? कोई कारण है? आपने जो मुद्दे उठाए जिनको लेकर उत्तर प्रदेश की हकदारी है या उत्तर प्रदेश हकदारी जताता है वो ठीक है, लेकिन बात ये ना जो आप सीटों वाली बात कह रहे हैं, इस पर मैं अभी अजय जी के पास जाऊंगी। अजय जी वरिष्ठ पत्रकार है, इस लिहाज से काफी कुछ बता सकते हैं कि क्या राजनीति में इन चीजों को भी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि चाहे उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश, सभी प्रदेश उतने ही होंगे ना केंद्र सरकार के लिए, तो और खासतौर पर तब जब आपकी ही सरकार केंद्र में भी है, आप ही उन दोनों प्रदेशों में सत्ता में है, तब तो फिर ये बहुत बड़ी एक बात है। खैर संजीव जी के पास जाएंगे। संजीव जी, सबका यही मानना है कि इस मुद्दे को सुलझाना ही नहीं चाहते। टिहरी डैम को लेकर देखिए बड़ी बातें कही अभी शिव प्रसाद जी ने कि आपकी हकदारी है, आपका है, लेकिन उत्तर प्रदेश फायदा ले रहा है। और दूसरी बात वो ये भी कह रहे हैं कि भाई आप सीटों के आकलन से देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की सीटें और उत्तराखंड की सीटें, क्या ये वजह हो सकती है? मुझे लग रहा है इस बात में तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कुछ, लेकिन जो बात हुई ना सभी की ओर से निकल कर आई, उमा जी ने भी यही कहा कि आप करना ही नहीं चाहते, वरना आपके सामने दुविधा नहीं आएगी। जब सीएम धामी और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हो गई, सब कुछ हो रहा है, क्या आप सिर्फ दिखाना चाह रहे हैं कि आप कुछ कर रहे हैं? अब शिव प्रसाद जी, आप तो बाद में आऊंगी ना, आप उनकी बात सुन ले कम से कम। हाँ संजीव जी बोलिए आप। गरिमा जी, हाँ देखिए जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उनमें चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या अन्य कोई भी पार्टी हो, मैं किसी का नाम लेकर नहीं बोल रहा हूँ मैं, और सबका नाम लेकर बोल रहा हूँ, इनको किसी भी प्रकार से उत्तराखंड के विकास से कोई सरोकार नहीं। ये बार बार एक बात बोलते हैं कि उत्तराखंड में केवल और केवल 5 सीटें हैं, और उसके बावजूद माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड का लगातार दौरा करते हैं, तो उत्तराखंड से उनका जो एक विशेष लगाव है, उत्तराखंड को हमेशा उन्नत होते देखना चाहते हैं, तो ये हर चीज को राजनीति के चश्मे से देखते हैं। इनको हर चीज में 5 सीटें ही केवल दिखाई देती हैं। और आप ये देखिएगा, जो 1.5 लाख करोड़ रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजना हमारी सेंटर की उत्तराखंड में चल रही है, चाहे ऑल वेदर रोड हो। सर फिर आप वहीं पर आ गए संजीव जी। नहीं आप में ठीक है, ऑल वेदर रोड हो गया, स्मार्ट सिटी हो गया, सब ठीक है ना, वो एक अलग मुद्दा है, परिसंपत्ति विवाद पर बात है। मैं आ रहा हूँ ना गरिमा जी, वहीं आ रहा हूँ, वहीं पे रहो। संजीव जी बीच में नहीं, गलत बात है। संजीव जी जब आप बोलते हैं कोई बीच में नहीं बोलता है, ये गलत बात है। संजीव जी नहीं, मैंने रोका ना, आप उसके लिए नहीं है ना, वो मेरा काम है, मैं रोक रही हूँ ना उनको।
ठीक है, प्लीज शिव प्रसाद जी कम से कम थोड़ा सा वो रखिए। संजीव जी आप कंटिन्यू करिए। मैं हूं यहाँ पर, मैं बैठी हूँ। शिव प्रसाद जी मैं बैठी हूँ रोकने के लिए। शिव प्रसाद जी मैं बैठी हूँ रोकने के लिए, और ये तरीका नहीं होता है बात करने का। पैनल में बैठा व्यक्ति, आप भी सम्मानजनक व्यक्ति हैं और वो भी हैं, तो कम से कम थोड़ा लिहाज रखिए। ठीक है संजीव जी आप कंटिन्यू करें। बरगलाना नहीं चाहिए। अरे हाँ बिल्कुल, मैं रोक रही हूँ, मैंने रोक दिया, बोलिए सर। मैडम उत्तराखंड का जो संजीव जी से मैंने सवाल किया। शिव प्रसाद जी मैंने संजीव जी से सवाल किया। बोलने तो दो। शिव प्रसाद जी आप शांत रहिए, और संजीव जी आप कंटिन्यू करिए, जल्दी से, समय कम है। चलूंगा मैडम, जो आप बोल रहे थे ना, अरे शिव प्रसाद जी मैं आपको कह रही हूँ शांत हो जाइए सर, संजीव जी को बोलने को कह रही हूँ, आप समझते क्यों नहीं है? ठीक है कोई बात नहीं, संजीव जी प्लीज आप कंटिन्यू करें, वो कंफ्यूज हो गए हैं। गरिमा जी हाँ देखिए, जहां तक परिसंपत्तियों की बात है, हाँ। भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, और हम इसके पूरी तरह से सफलता पूर्वक जो इसका एक स्थायी समाधान और संपूर्ण समाधान की ओर हमारी दोनों सरकारें आगे बढ़ रही हैं, और एक किसी का भी अहित ना हो कि, और इसी धारणा सर लेकिन से, पहले तो अपना हित देखा जाता है। आपने कहा आगे बढ़ रही है, ठीक है मैं आपकी बात से सहमत हो जाती हूँ, लेकिन वही बात हुई ना, अभी अंशुल जी थे वो कह रहे थे कि भाई 2 दिन में, आपने पहले जवाब में कहा था 2 दिन में मुद्दा ये नहीं सुलझेगा, 2 दिन में बंटवारा नहीं होगा, लेकिन आपके पास तो 2 साल से है, आप तो बैक टू बैक, आपने इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, आपको जनता ने इतना स्वीकारा, अब क्या दिक्कत है? चाहे योगी जी की बात हो, उन पर भी विश्वास दिखाया है, मोदी जी भी पिछले 2 कार्यकाल से हैं, तो अब दिक्कत क्या है? देखिए पिछली बार जो बैठक हुई थी उसमें जो मुद्दे रखे गए उन सभी मुद्दों का समाधान हुआ। चाहे आप जो हरिद्वार में जो होटल्स हैं, अलकनंदा होटल है, और इसमें कई सारी बातें आई थी, उन सभी बातों का समाधान हुआ। चाहे परिवहन विभाग की बात थी, उसका समाधान हुआ। अब बात आई है सिंचाई की, जो हमारे किसानों को दिक्कत हो रही है, और उनके क्योंकि अब सिंचाई का सीजन आ रहा है, तो उस किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आने पाए, उसके लिए जो गंग नहर का विस्तार की बात हो रही है, उसका भी एक स्थायी और संपूर्ण समाधान की ओर हमारी दोनों सरकारें आगे बढ़ रही हैं। और कांग्रेस की सरकार के हाथ में भी 5 साल तक डबल इंजन की सरकार थी, इनके पास भी 10 साल इन्होंने उत्तराखंड पर शासन किया, इन्होंने एक कदम भी आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, और केवल अनर्गल बयानबाजी करते रहे, केवल एक दूसरे को आरोपित करते रहे। और मैं सोचता हूँ कभी पॉजिटिव नजरिया भी रखना, पॉजिटिव नजरिया भी रखना चाहिए। यदि आप उत्तराखंड के प्रति 1% भी आपके मन में लेश मात्र भी कुछ अच्छा भाव बचा है, तो कुछ पॉजिटिव सुझाव दीजिए, पॉजिटिव नजरिया रखिए। अभी आप ये देखिए कि रुड़की देवबंद की जो रेल लाइन पे लगातार कार्य गतिमान है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि देहरादून और लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेन का संचालन होना चाहिए। हम लोग लगातार हमारी जो जनता है उसको, उसके हितों का ध्यान रख रहे हैं, हमारे किसानों का ध्यान रख रहे हैं, हमारे तमाम वर्गों का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन विपक्ष को केवल और केवल राजनीति करनी है, हर मुद्दे के ऊपर राजनीति करनी है। मैं सोचता हूँ ये कोई अच्छी बात नहीं है। आज एक बड़ा निर्णय हुआ है, जो हमारे जितने आंदोलनकारी थे उनको 10% का जो ये आरक्षण की बात चल रही थी, उस बैठक में उसके ऊपर मोहर लगी है। और आने वाले देखिए मैंने पहले भी रोका, ठीक है संजीव जी, ठीक है। देखिए अन्य मुद्दों को लेकर हम बात करें, आपने कहा कांग्रेस के पास भी वो मौका था जब कांग्रेस कर सकती थी, लेकिन देखिए मेरा मानना ये, जैसे आपने कहा कि पहली बैठक जब हुई तो उसमें बहुत सारी चीजों को लेकर चीजें मसले रखे गए, उन पर काम भी हुआ। अभी उमा जी एक बात कह रही थी प्रायोरिटी की, वो बहुत अहम है।
प्रायोरिटी में कौन से मुद्दे हैं ये आपको देखना होगा ना। अब जो चीजें आपकी हैं उनसे आपको फायदा नहीं हो रहा, मुझे लगता है पहले, सबसे पहले मैं एक व्यक्तिगत तौर पर भी अगर देखूं तो हम आप भी वही काम करते हैं जिससे पहले हमें फायदा पहुंचेगा। और इतने बड़े राज्य को अगर एक डैम से फायदा पहुंच सकता है तो उसको सबसे पहले प्रायोरिटी में रखना चाहिए। यानी उमा जी की बात ठीक है कि आप प्रायोरिटी में उसको देख ही नहीं रहे, जब तक देखेंगे ही नहीं तो मुद्दा समझेंगे कैसे। कांग्रेस ने जो किया वो गलती दोहराने के लिए आपको जनता थोड़ी लेकर आई है। जी देखिए, कांग्रेस ने जो गलतियां करी उसका खामियाजा जनता ने उनको दिया है और 2 टर्म से वो सत्ता से बाहर है। 2017 में भी उनको आईना दिखाने का काम जनता ने किया, 2022 में भी उनको आईना दिखाने का काम जनता ने किया। जहां हमारी सरकार लगातार विकास की बात कर रही थी, विकास का रोड मैप लेकर जा रहे थे हम जनता के बीच। ठीक है, नहीं वो बिल्कुल जनता ने किया, वो जनता ने किया। और देखिए जनता ने जब जनता ने जब आप पर विश्वास जताया है ना, तो जनता आपसे उम्मीद भी कर रही है। संजीव जी, अब जनता आपसे उम्मीद कर रही है क्योंकि जनता ने आप पर विश्वास जताया है, तो उम्मीद है कि ये मुद्दा भी आप समझाएंगे, क्योंकि आप यूसीसी को सरकार बनते ही शुरू कर सकते हैं। अगर आप यूसीसी सरकार बनते ही ला सकते हैं, आपने पहले कह दिया था कि हम सरकार बनते ही यूसीसी लेकर आएंगे, तो प्रायोरिटाइज करिए ना, आप प्रायोरिटी में लाइए ना उन मुद्दों को जो प्रदेश को ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उमा जी के पास जाएंगे। संजीव जी, सिंचाई की बात हो रही है, मैं 1 मिनट एक बात कर रहा था। हाँ, शिव प्रसाद जी को सबके बीच में बोलना है। मैं एक बात बता रहा हूँ, ये कहाँ ले गए? भाजपा कांग्रेस की परिसंपत्ति की बात हो रही है यार। संजीव जी ठीक है। अरे इतना मत उगलो, मैं कह रहा हूँ इधर उधर की बात क्यों कर रहे हो? ठीक है, ठीक है, हो गया। गलती हो गई भाई जी। और ठीक है, आपस में बहस नहीं करनी है, आपस में बहस नहीं करनी है। शिव प्रसाद जी और संजीव जी, आप दोनों को आपस में बहस नहीं करनी है सर। ठीक है, मैं आ रही हूँ जल्दी से सर, बहुत कम वक्त है। मैं अभी जाऊंगी उमा जी के पास। प्लीज संजीव जी, माफी चाहती हूँ, वक्त बहुत कम है, सबकी प्रतिक्रिया जरूरी है। देखिए उमा जी का नेटवर्क नहीं आ रहा है। अजय जी के पास जाते हैं, उसके बाद एक छोटी छोटी सी रिएक्शन सबसे। अजय जी, देखिए सीटों को लेकर ये कह रहे हैं शिव प्रसाद जी, ये बहुत बड़ी बात है कि भाई क्या सीटों के लिहाज से मुद्दे सुलझाए जाएंगे? आपको लग रहा है कि क्या ये भी अहम हो सकता है? क्या इसका भी कोई मतलब है इस बात का? अजय जी, हमारे लिए सारे मुद्दे प्रायोरिटी के हैं। हाँ, संजीव जी मैं आपसे नहीं, संजीव जी हो गया, ठीक है, आपके लिए मैं मानती हूँ अब सत्ता में। संजीव जी शांत हो जाइए प्लीज। अजय जी वरिष्ठ पत्रकार है, मैंने उनसे सवाल किया। अजय जी, आवाज मिल रही है आपको? अनम्यूट करें अगर आपने म्यूट कर रखा है तो। नहीं, मुझे आवाज मिल रही है। हाँ बोलिए सर, बोलिए। देखिए जिस तरीके से बार बार जो है एक बात को कह रहे हैं हमारे जो साथी शिव प्रसाद, 5 सीटें हैं, क्योंकि ये शुरू से ही रहा इस पार्टी का कि जो बीजेपी और कांग्रेस पार्टी है वो बाहरी है। अगर थोड़ा सा चैलेंज जो है आम आदमी पार्टी देना शुरू कर देगी तो उसको भी कह देंगे कि दिल्ली से संचालित होती है। बिल्कुल। तो ये इनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जिसको लेकर बार बार कह रहे हैं, यानी पुराना राग है। ठीक है, हाँ, इसका कोई महत्व नहीं पड़ता है। हाँ। यदि हमारी पार्टी यहाँ पर शासन करे, यहीं की पार्टी होगी, यहीं के जमीनी लोग होंगे, लोकल लोगों के हाथों में शासन होगा तो अच्छे ढंग से काम हो पाएगा। वो ठीक है, वो अपनी जगह सही हो सकते हैं, मैं उसको बुरा नहीं मानता हूँ। शहर और राजनीति में सबको इस तरह का अधिकार है। लेकिन जो अभी बात चल रही है उत्तराखंड के मामले को लेकर, देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नीतियां बनाती है, प्लानिंग बनाती है, उसका एग्जीक्यूशन जो है स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो अभी जो उत्तराखंड की सरकार है वो किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में एक जो है अच्छा कोऑर्डिनेशन रखे और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ में अच्छा कोऑर्डिनेशन रखे, मुद्दों को लेकर बातचीत हो। तभी मैंने शुरुआत में कहा था कि उमा जी की बात से काफी हद तक मैं सहमत हूँ। वो सही कह रहे हैं, प्रायोरिटी नहीं है और कोई भी अपने हाथ में चलाना चाहता। लेकिन मैं कहूंगा फिर भी, जैसे आपने धारा 370 पे काम किया या CNRC पे काम किया, जम्मू कश्मीर को लेकर आपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए, आपने बिल्कुल भी आलोचना की परवाह नहीं की। ऐसे ही उत्तराखंड को लेकर आपको सोचना होगा। यदि उत्तराखंड को टीरी डैम मिल जाता है, सिंचाई की व्यवस्था ठीक हो जाती है, या रोडवेज की चीजें सही हो जाती हैं, या आपका उद्योग जो व्यापार टूरिज्म है उसको बढ़ावा मिलेगा, जल क्रीड़ा को लेकर बढ़ावा मिलेगा नैनीताल तर्ज पर, तो यहाँ पर रोजगार भी बढ़ेंगे, व्यापार भी बढ़ेगा, बेरोजगारी दूर होगी, बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन आप इसको सुलझाना नहीं चाहते क्योंकि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। आपको लगता है कि हमारे दूसरे मुद्दे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन पर जीतकर हम चुनाव लड़ सकते हैं या हम चुनाव जीत सकते हैं। तो प्रायोरिटी लिस्ट की बात है, सारा कुछ भी नहीं है। मुझे जो लगता है कि अगर सभी पार्टियां एकजुट हो, और मैं फिर कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, यदि उत्तराखंड की जनता इस मुद्दे को सुलझाना चाहती है तो उसको फिर एक और आंदोलन की आवश्यकता है।
लेकिन ये सर संपत्ति बात तो विवाद- यही है ना, देखिए आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, किसी दल से नहीं है, इसलिए आप इस बात को सहमत होंगे और इस बात को स्वीकारेंगे कि सर सभी दल ये बात कहते हैं कि मुद्दा सुलझाना जाना चाहिए, लेकिन जब आपसी सहमति की बात आएगी ना तो सभी दल इस चीज से नकार जाएंगे। राजनीति में होता क्या है, कहने वाली बात अलग होती है और अंदर Exactly. की बात अलग कुछ और बिल्कुल। होती है। तो अंदर पर्दे के भीतर कुछ और है, सामने कुछ और है। पब्लिक को दिखाना कि हम तुम्हारे वेल विशर है, तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि कहा जाता है काम होना हो जिक्र जरूर करो, काम होना हो ठीक है, जिक्र जरूर ठीक है, करो। ठीक है सर, आपके पास राजनीति में लौटेंगे। यहाँ पर- ठीक है सर जी, बहुत कम वक्त है। उमा जी की एक प्रतिक्रिया, उसके बाद शिव प्रसाद जी के पास आखिर में आते हैं। उमा जी देखिए, यही चीज निकलकर सामने आ रही है कि भाई पानी के लिए जंग और परिसंपत्ति विवाद तो बना हुआ है, लेकिन आपने कहा प्रायोरिटी वाली बात जिसको लेकर संजीव जी कह रहे हैं प्रायोरिटी में है, लेकिन अभी प्रायोरिटी से मुझे ये याद आया कि प्रायोरिटी में यूसीसी रख सकती है प्रदेश सरकार कि हम आते ही यूसीसी पर कमेटी बना देंगे, लेकिन प्रायोरिटी में परिसंपत्ति विवाद क्यों नहीं हो सकता, जो ज्यादा जरूरी है मुझे लगता है, या आप भी देखिए, सहमत होंगे? गरिमा जी, यूसीसी इस पे जवाब ले लीजिएगा मेरे से। हाँ, परिसंपत्ति ठीक है, ठीक विवाद बिल्कुल दोनों अलग अलग चीजें हैं। वो एक बहुत इमोशनल मुद्दा है और बीजेपी जिस एजेंडे पर काम करती है उस एजेंडे के हिसाब से यूसीसी पर पहले ही कैबिनेट में आकर फैसला लेना उनके उसी एजेंडे को आगे बढ़ाने का एक तरीका है। और जिस हिंदू मुस्लिम और या जो भी इनका एजेंडा है, बीजेपी का जिस तरीका का एजेंडा है पूरा देश जानता है, उसके हिसाब से यूसीसी इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 है कि आपने पहले ही कैबिनेट के पहले ही घंटे में आपने यूसीसी के ऊपर आपने जो है वो काम किया, ठीक है। लेकिन परिसंपत्ति विवाद एक ऐसा मुद्दा है जो इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, और मैं कहूँ आम जनता को भी ये विवाद जो है ज्यादा परेशान नहीं करता। अभी एक सब्जी सबको बेचने एक वाला समान व्यक्ति न्याय है, नहीं मिलना या एक चाहिए। छोटा आप दुकानदार है, उसके उसको खिलाफ पता हैं। नहीं पड़ता है कि आप टीडी उसके खिलाफ हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं सर, अरे सर संजीव जी मतलब ये नहीं है कि खिलाफ है, मैंने कहा यूसीसी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं या उमा जी ये कह रहे हैं कि यूसीसी नहीं होना चाहिए। प्रायोरिटी की बात हो रही है सर कि प्राथमिकता आप किसको दे रहे हैं। ठीक है, जल्दी से एक शिव प्रसाद जी, बहुत कम वक्त है, बस 20 सेकंड। हाँ आएंगे संजीव जी, 20 सेकंड का वक्त है, आइए आएंगे। शिव प्रसाद जी आप बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है शिव प्रसाद जी। दरअसल मैम उत्तराखंड से बाहर जिस भी पार्टी का ABCD किसी भी पार्टी का अगर शासन उत्तराखंड से बाहर से चलेगा, बाहर के बड़े नेता उत्तराखंड में शासन अच्छा। चलाएंगे और वो दूसरे राज्यों में भी चला रहे होंगे, तो उत्तराखंड का कभी भला नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, यानी मैं एक आपको बात लग रहा है बात कि कह अगर रहा हूं। जब प्रदेश के लोग काम करेंगे तभी ठीक होगा। संजीव जी जल्दी से। कह रहा हूं कारण क्या है, देखो शिव प्रसाद जी हो गया, वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है। संजीव जी को 10 सेकंड में बोलिए सर। संजीव जी जल्दी से। संजीव जी आवाज मिल रही है? जी हाँ मैम बोलिए। एम्स पे 700 लोग जो भारतीय हैं जनता पार्टी का राजस्थान हमारा के जो लोगों अभी को नौकरी 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें भी हमारे घोषणा पत्र में टॉप प्रायोरिटी पे जो परिसंपत्तियों का बंटवारा वो हमारा घोषणा पत्र के अंदर शामिल था। ठीक है, हम यही उम्मीद करते हैं कि आपने घोषणा पत्र में अगर परिसंपत्ति विवाद के मुद्दे को रखा है तो उसे प्रायोरिटी में रखकर कहीं ना कहीं सुलझाइए भी, क्योंकि ये जरूरी है, इससे आपको फायदा होगा, आपके प्रदेश की आम जनता को फायदा होगा। बहुत कम वक्त है हमारे साथ पास में और हमें अपनी इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ रहा है। माफी चाहती हूँ शिव प्रसाद जी, आपकी बात नहीं सुन सकती। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात आज की चर्चा में रखने के लिए। तो पानी के लिए जंग और परिसंपत्ति विवाद, और अब जब योगी से हुई सीएम धामी की मुलाकात, तो क्या सुलझेगा परिसंपत्ति का विवाद, ये सवाल अभी भी बरकरार बना हुआ है। देवभूमि के दंगल में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।